तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग अतीत से वर्तमान का अध्याय 2 नए राज्य एवं राजाओं का उदय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शबनम और इमरान दोनों को ऐतिहासिक धारावाहिक देखने का शौक था। ऐसा ही एक धारावाहिक पृथ्वीराज चौहान का दूरदर्शन पर प्रसारण हो रहा था। इस धारावाहिक को देख दोनों के मन में पृथ्वीराज से संबंधित कई प्रश्न पैदा हुए, जैसे पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था, उस समय इनके समकालीन और कौन कौन राजा हुए, उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो इन प्रश्नों का उत्तर उनको जानने की उत्सुकता हुई जब ये धारावाहिक ये सीरियल वो टीवी पर देख रहे थे। तो चलिए हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने देखा कि भारत के पश्चिमी किनारे पर अरबों का आगमन हुआ और उनकी सत्ता स्थापित हुई। मतलब कि अरब से लोग यहाँ पर हमारे भारत में आए और वो यहाँ पर अपना राज्य जमा लिए। इसी समय उत्तरी एवं मध्य भारत के राजनीतिक मानचित्र पर राजपूतों का उदय हुआ। ठीक है, इसी के बाद क्या हुआ, अरब से जब लोग आए तो उनके बाद किसका उदय हुआ बच्चों? राजपूतों का उदय हुआ, मतलब वो लोग बसे। सच तो यह है कि गुप्त वंश के पतन के बाद 7वीं से 12वीं सदी के बीच एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। राजनीति के क्षेत्र में टूट की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। राजनीति के क्षेत्र में टूट हुई, मतलब राजाओं का जो अपना राजनीति था उसमें क्या हुआ बच्चों, उनके आपस में मतभेद होने लगे। ठीक है, मतभेद होने की वजह से उनकी राजनीति के क्षेत्र में क्या हो गया, टूट पड़ गया, मतलब वो अलग अलग होने लगे। और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहुत छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, मतलब छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। समय समय पर हर्ष जैसे शासकों ने एक बड़े भूभाग पर शासन का प्रयास किया। बड़े भूभाग मतलब जो हमारे धरती के बड़े भूभाग पे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जमीन पर उन्होंने कब्जा या शासन किया, परंतु बाद के शासकों को उसमें आशातीत सफलता नहीं मिली। लेकिन बाद में उनको सफलता नहीं मिली। देखिए यहाँ पर दिया है बच्चों मानचित्र, ये 7वीं 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य। तो इसमें दिखाया है जब 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यानी 5 शताब्दी के बीच कौन कौन से प्रमुख राज्य हुए थे। देखिए उसमें भारत का मानचित्र किस प्रकार से था। इस किताब में जो नाम दिए गए हैं बच्चों, ये थोड़ा धुंधला है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि कौन कौन से राज्य हैं इस शताब्दी में, मैंने यहाँ लिखा है। और आप लोग भी इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा कि उस समय कौन कौन से प्रमुख राज्य थे। जैसे देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे नंबर 1 लिखा है मैंने, ठीक है, क्या लिखा है 1, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो धुंधला दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको इसके माध्यम से बताऊंगी कि यहाँ क्या लिखा है। तो पहला जो है बच्चों वह गुर्जर परिहार है। क्या है? गुर्जर परिहार। उस समय ये राज्य था गुर्जर परिहार। देखिए यहाँ 2 लिखा है मैंने, और 2 नंबर पे कौन सा राज्य था? परमार। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 यहाँ पर, 3 कन्नौज, 4 यहाँ पर है प्रयाग, 5वें स्थान पर यहाँ बनारस है, 6ठे स्थान पर देखिए चाहमान, यहाँ चाहमान है, 7वें पर यहाँ 7वां है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, 8वें नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये चंदेल लिखा हुआ है। 9वें नंबर पे देखिए 9 कहाँ गया आपका, 8, इसके बाद 9, ये देखिए यहाँ पर है सुल्तान के अरब। ठीक है, 9 क्या है बच्चों, यहाँ सुल्तान के अरब यहाँ पर है, और 10 जो है बच्चों मंसूर के अरब, यहाँ पर जो है ये 10 मंसूर के अरब। तो ये सुल्तान के अरब और ये 10 जो है बच्चों मंसूर के अरब है। ठीक है, 11 नंबर पे यहाँ देखिए राष्ट्रकूट, यहाँ पर राष्ट्रकूट राज्य है। 12 नंबर पे मान्यखेद, 13 नंबर पे चोल। ठीक है, और 14 नंबर पे देखिए यहाँ पे 14 नंबर पे जो लिखा है वो बच्चों चालुक्य लिखा है, और 15 नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों कलिंग, और 16 नंबर देखिए यहाँ पे 16 नंबर है, ये है पाल। ठीक है, तो ये कुछ राज्यों की जो है सूची है, जो 1 से लेकर 16 तक मैंने यहाँ पे नंबर जो दिए उसके जगह पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख राज्य थे 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य।
तो उन राज्यों का ये मानचित्र है बच्चों। और मानचित्र के अंदर में जो जो संख्या लिखी हुई है, मतलब कहने का यहाँ पे 2 पे परमार है, मतलब यहाँ पर जो है बच्चों ये परमार है, ये कन्नौज है, और जिस तरह से संख्या दी है मैंने वहां पे राज्यों का नाम लिखा है, क्योंकि यहाँ धुंधला दिखाई दे रहा है और इतने छोटे छोटे हैं कि साफ साफ वीडियो में नहीं दिखाई देंगे, इसलिए मैंने इसको इस तरह से अलग से लिख दिया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख राज्य हो गए उस समय के शताब्दी के। अब चलिए हमारा नया नेक्स्ट टॉपिक है नए राजवंशों का उदय। पहले बात तो समझेंगे हम राजवंश किसे कहते हैं। जो राजाओं का वंश होता है बच्चों, या जो राजाओं का कुल होता है, उसे हम राजवंश कहते हैं। मतलब उस राजा की आने वाली आगे जो पीढ़ियां होती हैं उसके वंशज कहलाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, राजवंश। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से, उपमहाद्वीप जैसे हमारा जो ये भारत है, कि विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो शासन किए थे इस शताब्दी में बच्चों, 7वीं से 12वीं शताब्दी के, तो प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है बच्चों, प्रमुख राजवंशों को। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कई राजवंश के राजाओं के अधीनस्थ कर्मचारी सामंत, बड़े भूख स्वामी एवं योद्धा सरदार थे। तो ये जो राजा थे बच्चों, उनके यहाँ जो कर्मचारी थे वो सामंत हुआ करते थे। बड़े भूस्वामी मतलब उनके पास बहुत जमीन हुआ करता था। भूस्वामी मतलब, भू क्या अर्थ होता है बच्चों, धरती, भू मतलब जमीन। ठीक है, तो बहुत बड़ी जमीन के वो मालिक हुआ करते थे। और योद्धा सरदार थे। जब उनके स्वामी कमजोर पड़ गए तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, उनके जो जिसके वो अधीन थे, जिसके उनके जो स्वामी थे वो कमजोर पड़ जाते थे, तो अपने आप को वो क्या करते थे बच्चों, स्वतंत्र कर देते थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ठीक है, तो राष्ट्रकूट जो थे बच्चों, कर्नाटक के चालुक्य जो राजा थे उनके अधीन थे, मतलब वो उनके अंदर रहते थे। ठीक है, और राष्ट्रकूट जो है वह अधीन का मतलब होता है वो चालुक्य राजा की सारी बातों को मानते थे और उनको वो अपना स्वामी मानते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने को शासक के रूप में स्थापित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। ठीक है, किसकी नींव डाली बच्चों, राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में मान्यखेत उसकी राजधानी थी। इसे आप मानचित्र 1 में यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मान्यखेत है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था अभी। इन्होंने अपने उसके बाद देख सकते हैं, मानचित्र में देख सकते हैं। कुछ अन्य शासक जैसे गुर्जर प्रतिहार संभवतः ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने परंपरागत कार्य छोड़कर शास्त्र अपना लिया और मध्य भारत, राजस्थान एवं गुजरात, मध्य भारत कौन कौन सा है बच्चों, राजस्थान और गुजरात में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। इस वंश का महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसने अरबों से लोहा लिया। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छों का नाशक बताया गया। किसे मलेच्छों का नाशक बताया गया बच्चों, राजा नागभट्ट को। प्रशस्ति का अर्थ होता है किसी के बारे में कुछ प्रशंसा किसी ग्रंथि में जब लिखी हुई होती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। और मलेच्छों का अर्थ वो होता है जो हिंसा करते हैं या दूसरे जगत से आए रहते हैं और जो मतलब किसी की बात नहीं सुनते हैं, तो वैसे लोगों को उस समय मलेच्छो कहा जाता था। और इन मलेच्छों का नाशक किसने किया था, नागभट्ट ने किया था। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखना है बच्चों, नए राजवंशों का जो उदय है हमें जो इसमें पढ़ना है, इसमें राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद देखिए यहाँ पर टॉपिक दिया है पाल वंश, फिर कश्मीर की रानी है एक। ठीक है, और इसके बाद 4 राजपूत वंश है। ठीक है, तो इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के बारे में हमने पढ़ा कि राष्ट्रकूट वंश की इन्होंने स्थापना की। गुर्जर प्रतिहार जो थे वो क्या थे बच्चों, ब्राह्मण थे और उन्होंने मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी। और उनके राजा कौन हुए थे बच्चों, नागभट्ट हुए थे। नागभट्ट की बच्चों कुछ उपलब्धियां हैं, और क्या क्या उपलब्धियां हैं देखिए। कई शासकों ने प्रशस्तियों में मतलब इनके बारे में लिखा हुआ जो पाया गया उसे प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, मैं अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिली संस्कृत के एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया। तो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है बच्चों, ग्वालियर में एक संस्कृत की किताब है या संस्कृत की प्रशस्ति है जिसमें प्रतिहार नागभट्ट यानी नागभट्ट के बारे में लिखा हुआ पाया गया है।
हम ये जानते हैं बच्चों, जो भी हम इतिहास पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उसके बारे में लिखा हुआ पाया गया है संस्कृत में, तो हम उसका उसी से जानकारी हमें प्राप्त होती है। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा को हम विदर्भ कहते हैं। कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है बच्चों जिसे कलिंग कहा जाता है, कि राजा उनके आगे तभी धाराशाही हो गए जब वे राजकुमार थे। मतलब नागभट्ट राजा जो थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा थे नागभट्ट, वह उन सभी को क्या किए थे, धाराशाही मतलब उनको हरा दिए थे। कब? जब वह राजकुमार थे। ठीक है, जब वो राजकुमार थे तब उन्होंने हरा दिया था। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। तो कन्नौज के जो शासक थे, मतलब वहां के जो शासन करने वाले राजा थे चक्रयुद्ध, उसको विजित किया। विजित किया मतलब जीत लिया। ठीक है, क्या किया बच्चों? विजित किया मतलब उसको जीत लिया। कन्नौज के जो राजा थे चक्रयुद्ध शासक, उसको भी नागभट्ट ने क्या किया था? जीत लिया था। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनल गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, फिरात वनवासी, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य के राजाओं को पराजित किया। और ये बंगाल का हिस्सा, अनर्द, मालवा, फिरात, तुर्क जितने भी जगह थे उन सभी को नागभट्ट राजा ने क्या किया था बच्चों? पराजित किया था, मतलब उन्हें हरा दिया था। ठीक है, कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहां नए शासक उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा चुने गए थे। ठीक है, तो कुछ नए शासक, मतलब शासक कौन होता है बच्चों? जो शासन करता है। जैसे राजा एक शासक होता है। ठीक है, जो राजा जिस राज्य पे शासन करता है उसे शासक कहते हैं। उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा चुने गए थे। तो मतलब कुछ राजा जो थे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भी चुने जाते थे। बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक गोपाल का चयन ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो बिहार और बंगाल के जो प्रथम पाल शासक थे वो कौन थे बच्चों? गोपाल थे। और उनको क्या किया था? किसने चुना था बच्चों? महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने चुना था। तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ भी इसकी पुष्टि करते हैं। मतलब ये जो इतिहासकार है बच्चों लामा तारनाथ, इन्होंने ही इस बात की पुष्टि की कि गोपाल को बंगाल के व्यक्तियों ने चुना था। खलीमपुर ताम्रपत्र से भी ज्ञात होता है कि अराजकता से तंग आकर बंगाल की प्रजा ने स्वयं गोपाल को अपना राजा चुना। इसी के वंशज आगे पाल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। अराजकता का अर्थ होता है बच्चों कि वहां पर कोई शासक, मतलब बंगाल में कोई शासक नहीं था, कोई राजा नहीं था, और वहां की जो विधि व्यवस्था थी वो बिल्कुल भी खराब हो गई थी। ठीक है, और लोग जो है विरोधी जो वहां की व्यवस्था थी वो विरोधी हो गई थी। तो वहां का जो नियम था, वो जो वहां का किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, नियम पे कोई भी किसी प्रकार का नियम नहीं था, तो इसे हम अराजकता कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे अराजकता से तंग आकर बंगाल की प्रजा, माने बंगाल के लोग, प्रजा मतलब वहां के लोगों ने गोपाल को क्या किया था बच्चों? अपना राजा खुद चुन लिया था। और उन्हीं के वंशज जो है बच्चों आगे चल के क्या कहलाते हैं? पाल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कुछ उदाहरण महिला शासकों का भी। ये महिला शासक मतलब वहां का जो राजा, मतलब रानी जो है, वहां राजा ना होकर वहां रानी थी, और वो शासक जो थे वो महिला थी। वहां के शासन करने वाला कौन था? महिला थी। तो महिला का जो सबसे पहला नाम आता है कश्मीर की रानी का है, जो विद्या, बड़ी बहन के नाम से लोकप्रिय थी। ठीक है, विद्या। ठीक है, जो बड़ी बहन के नाम से लोकप्रिय थी। वह मंत्रियों और सेना की मदद से रानी बनी। ऊपर वर्णित दृष्टांतों से हम समझ सकते हैं कि किसी शासकीय परिवार से संबंधित हो। अधीनस्थ कर्मचारी कुछ स्थितियों में शासक भी बन सकते थे। अधीनस्थ कर्मचारी मतलब बच्चों राजा के अंदर जो उनके कर्मचारी काम करते थे, उनके अंदर उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी कहते हैं, जो राजा के अंदर काम करते थे, तो वह भी कभी कभी शासक बन सकते थे। अन्य लोग मंत्रियों, सैनिकों और महत्वपूर्ण लोगों के समर्थक से शासक बने। ठीक है, तो वो शासक कैसे बने बच्चों? वहां की राजा के जो मंत्री होते थे और राजाओं के जो सैनिक होते थे और उनके शासक के जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, वह लोग मिलकर जो है इन्हें शासक बनाते थे। इस काल के इतिहास में 4 राजपूत वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और इसी 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बच्चों राजपूत वंश भी प्रसिद्ध है। 4 राजपूत वंश हुए। पहला वे प्रतिहार, पहला जिसे हम परिहार कहते हैं,
दूसरा चौहान या चहमान, सोलंकी या चालुक्य और परमार थे। कई सामंतों ने भी स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। अब सामंत शब्द बार बार इसमें आ रहा है, तो हम ये जानेंगे कि सामंत किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे इतने इतिहास का, क्योंकि कुछ चीजें जो है बच्चों इतिहास का हमें याद करना पड़ता है, समझ के उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे नए राजवंशों का उदय 7वीं से 12वीं शताब्दी, तो जैसे पहला जो इसमें हमें कक्षा 7 में जो जानना है, पढ़ना है, राष्ट्रकूट वंश पहला 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट वंश का अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। इसके पूर्व राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। स्वतंत्र मतलब अपना खुद से वो स्थापित किए, किसी के द्वारा नहीं स्थापित किए, अपना खुद से स्थापित किए। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, लेकिन पहले राष्ट्रकूट जो थे वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, मतलब उनके अंदर थे। दूसरा कौन सा है राजवंश? गुर्जर प्रतिहार। इन्होंने मध्य भारत में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। इस वंश का प्रथम राजा नागभट्ट था, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, पाल वंश। अराजकता से तंग आकर बंगाल की प्रजा ने स्वयं गोपाल को अपना राजा चुना। इसी के वंशज आगे चलकर पाल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। महिला शासक। विद बड़ी बहन के नाम से लोकप्रिय कश्मीर की रानी है। वह मंत्री और सेना की मदद से रानी बनी। ठीक है, 5वां है चार राजपूत वंश। इसी काल में 4 राजपूत वंश जो सबसे प्रसिद्ध थे, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कौन कौन से? पहला प्रतिहार या परिहार, दूसरा चौहान या चहमान, तीसरा सोलंकी या चालुक, चौथा परमार। अब हम जानेंगे सामंत किसे कहते हैं। ठीक है, तो सामंत, कई सामंतों ने भी एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। ठीक है, कई सामंतों ने भी स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। अब जो हम सामंत शब्द बार बार पढ़ रहे हैं, इससे हम जानेंगे सामंत किसे कहते हैं। उस समय के कई अभिलेखों और किताबों में इस वर्ण के लोगों का जिक्र है। इस वर्ग के लोगों के लिए कई नाम भी प्रचलित थे, जैसे सामंत, सामंत, राय, ठाकुर, राणा, रावत, सब एक ही नाम के अलग अलग नाम है। ठीक है, राय को सामंत उस समय क्या कहते थे बच्चों? सामंत भी, राय, ठाकुर सब एक ही को कहा जाता था। आपको याद होगा कि पहले के समय के राजा युद्ध में जब किसी राजा को हराते थे तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। मतलब अगर कोई राजा दूसरे राज्य को हरा देता था तो उसका राज्य क्या करता था बच्चों? अपने राज्य में उसको मिला देता था। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 400 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच के समय में युद्ध में हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपने राज्य वापस मिल जाते थे। तो ये कब की बात है बच्चों? 400 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी में जब कोई राजा दूसरे राजा से हार जाता था अपना राज्य, तो बाद में उसका राज्य उसे दे दिया जाता था। लेकिन उसके लिए बच्चों क्या होता था? कोई शर्त होती थी, कुछ शर्तें होती थी। जैसे बदले में उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला सेवक। मतलब जो राजा हारता था और अपना राज्य वो वापस लेता था, तो जो राजा उसको जीता था उसको वो अपना स्वामी मानता था, और जो हारा हुआ राजा था वो अपना उसको सेवक, मतलब सेवा करने वाला, उसको अपने स्वामी का सेवा करने वाला सेवक उसको मानना पड़ता था। विजयी राजा अधिपति कहलाता था। विजयी राजा क्या कहलाता था बच्चों? अधिपति कहलाता था। पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। अब आपको बात समझ में आई कि सामंत किसे कहा जाता है? वह राजा जो दूसरे राजा से अपना राज्य हार जाता है और अपने हारे हुए राज्य को वह शर्तों पर वापस लेता है कि वह उसका सेवक है और जो राजा जीत गया उसका स्वामी है, तो वह सामंत कहलाता था। यह दिखाने के लिए वह किस राजा का सामंत है, पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी। इसका एक उदाहरण पढ़िए। मतलब जो राजा बच्चों हार जाता था, वो जो राजा जीता था उसके नाम को अपने नाम के साथ जो है लगाना पड़ता था। ठीक है, जैसे परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा धीराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाले महासामंत महाराजा धीराज श्री क्षितिपाल का शासन था। ये लिखा हुआ है। मतलब जो सामंत थे क्षितिपाल जो सामंत थे वो किस राजा के अधीन थे? परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा धीराज श्री भोजदेव। ठीक है, भोजदेव के चरणों में।
ठीक है, तो आपने क्या पाया? हमने पाया कि भोजदेव और क्षितिपाल दोनों के नाम के साथ उपाधियां लगी हैं। दोनों के नाम के साथ क्या लगा है बच्चों? उपाधि लगा है। भोजदेव के साथ क्या उपाधि है? देखिए 3 शब्द की उपाधि है, परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज। भोजदेव के साथ 1 2 3 शब्द की उपाधि है, इसे ही उपाधि कहते हैं। ठीक है, और क्षितिपाल के साथ देखिए बच्चों, जो क्षितिपाल जो थे इनके साथ जो उपाधि लगी है वो 2 शब्द है। ठीक है, तो देखिए पर सामंत की उपाधि राजा की उपाधि से छोटी है। ठीक है, तो जो सामंत की उपाधि है वो 2 शब्दों की है और राजा की जो उपाधि है वो 3 शब्द की यहाँ पे दी हुई है, उससे क्या है बच्चों? छोटी है। तो पता चलता है कि राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। सामंत बनने पर हारे हुए राजा को और भी कई शर्तें माननी पड़ती थी। उसे अधिपति के दरबार में समय समय पर मूल्यवान भेंट भेजनी पड़ती थी। मौके पर उसे खुद अधिपति राज्य के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर सामंत को अधिपति राजा की मदद के लिए अपनी सेना भी भेजनी पड़ती थी। ठीक है, इस समय जितने भी छोटे बड़े राजा थे वे सामंत बनाने की नीति ही अपनाते थे। तो क्या करते थे बच्चों? उनको क्या करना पड़ता था? मूल्यवान भेंट, मतलब जो राजा हारते थे और जो सामंत थे उन्हें मूल्यवान भेंट देनी पड़ती थी। उन्हें जब राजा बुलाता था तो हाजिर होना पड़ता था। और उसके बाद क्या है कि जब भी अधिपति मतलब राजा को मदद चाहिए होता था तो उनकी मदद के लिए अपनी सेना को उनको भेजना पड़ता था। किसे? जो हार जाते थे, जिन्हें हम सामंत कहते हैं। ठीक है, भूमि के स्वामित्व और उससे संबंध से की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं बच्चों? सामंतवादी व्यवस्था। भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा। ठीक है, तो ये भूमि जो राज्य हम हारते थे वो भूमि को ही हारते थे, तो उससे संबंधित जो शर्त रखते थे बच्चों कि आपको इस शर्त को मानना पड़ेगा, इसे ही हम क्या कहते हैं? सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों में प्रशासन। ठीक है, राज्यों में प्रशासन। राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु अर्थात सर्वशक्तिमान होता था। तो राजा जो था बच्चों केंद्र बिंदु, मतलब सब कुछ जो था वह राजा पर ही निर्भर था, वही वहां का शासन पे राज करता था। जैसा कि उनकी बड़ी बड़ी उपाधियां, राजा की बड़ी बड़ी क्या क्या उपाधियां हैं देखिए। महाराजा धीराज राजाओं के राजा, ठीक है, ये उपाधि था किसके लिए? राजाओं के लिए। परम भट्टारक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, 3 भुवनों का स्वामी आदि से बोध होता है। ठीक है, तो राजा के साथ ये शब्द जो है उपाधियों में लगाए जाते थे उनका मान और सम्मान बढ़ाने के लिए। अभिलेखों तथा तत्कालीन साहित्य में, मतलब जो भी लेख लिखे हुए, अभिलेखों मतलब जो लिखे हुए लेख पहले के तामपत्रों में या किसी भी चीज पे लिखे हुए जो अभिलेख होते हैं बच्चों, साहित्य होते हैं, केंद्र शासन से संबंध अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख है। जैसे संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक मतलब विदेशी विभाग का प्रधान। ठीक है, तो जो उसमें राजा के अधीन मतलब राजा के अंदर जो लोग काम करते थे उन्हें क्या कहते थे? कर्मचारी। जो लोग काम करते थे वो क्या क्या नाम थे उनके? देखिए, संधि विग्रहिक विदेशी विभाग का प्रधान। ठीक है, जो मतलब विदेश से जो काम होता था उसका जो प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? संधि विग्रहिक। अक्षपटालिका आर्थिक या राजस्व मंत्री, उनका आर्थिक मतलब पैसों रुपयों से जो, और ये लोग टैक्स का जो उनके जो प्रधान होते थे उन्हें क्या करते थे? अक्षपटालिका। भंडागारिक, ठीक है, भंडागारिक राजकीय भंडार का अधिकारी। महादंडनायक पुलिस विभाग का प्रधान आदि। तो ये सब क्या है बच्चों? कर्मचारी थे जो राजा के अंदर काम करते थे। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद राजा अपने सामंतों के साथ साथ ब्राह्मणों, किसान तथा व्यापारी संगठन के साथ सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक है, तो ये लोग सर्वशक्तिमान होने के बाद जो ब्राह्मण थे बच्चों, जो किसान थे, व्यापारी थे, उनके संगठन के साथ भी जो है राजा जो है वो साझेदारी मतलब मिलजुल के साझेदारी करते थे। प्राय राज्यों में उत्पादकों का एक वर्ग था जिसमें किसान, पशुपालक एवं कारीगर आते थे। राज्य की आय के अनेक स्रोत थे, आय मतलब उनकी कमाई। ठीक है, किंतु मूल स्रोत राजस्व ही था। राजस्व मतलब कर जो कहते हैं बच्चों, जो टैक्स हम कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम राजस्व कहते हैं, टैक्स, जिसे राजयोग या उपरिकर कहा जाता था। ठीक, राजस्व को क्या कहा जाता था? राजयोग या उपरिकर। अब देखिए टैक्स, राजस्व जो था वो क्या था? सभी उत्पादकों से अपने उत्पाद का एक हिस्सा लगान मानकर वसूला जाता था।
इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, राजस्व। ठीक है, जो उत्पाद वो करते थे, जिस चीज का भी वो उत्पाद करते थे, उसका एक हिस्सा जो है वो राजा को देना पड़ता था, इसे ही राजस्व कहते हैं। व्यापार तथा उद्योग कर भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। व्यापार करना और उद्योग जो था वह आय का महत्वपूर्ण स्रोत था। किसानों को अपनी उपज का 1/6 तथा 1/3 के बीच भू राजस्व देना होता था। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि राजा किस किस तरह से अपना आय करता था, किससे, व्यापार से, उद्योग से, किसानों से 1/6 1/3 का जो भू राजस्व जो होता उसका लेता था, और जो है टैक्स लेता था, राजस्व लेता था। एक हिस्सा उत्पाद का उनको एक हिस्सा जो है राजा को देना पड़ता था। ठीक है, ये तो सभी स्रोत थे राजा के, किस तरह से उनको हिस्सा देना पड़ता था। का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों का। तो जो राजा, अब देखिए यहाँ पे बात आती है उपयुक्त स्रोतों से प्राप्त आय। तो मतलब जो राजा को जो आय आती थी बच्चों, मतलब जो राजा की जो कमाई थी, जिस प्रकार से राजा कमाते थे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों और किलों के निर्माण में लगाए जाते थे। तो राजा जो भी कमाते थे उसका एक हिस्सा है बच्चों, बहुत एक हिस्सा नहीं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा किसके लिए काम आता था, मंदिर के लिए और किलों का जो निर्माण होता था उसके लिए। इन संस्थानों का उपयोग युद्धों में भी होता था, और इन सब इससे जो पैसा आता था उसका उपयोग कहाँ होता था, जब युद्ध होता था तो उसमें भी होता था। अब देखिए यहाँ पे नोट्स के तौर पे आप यहाँ पे इस तरह से नोट्स लिखेंगे। राजा की उपाधियां, तो राजा को किस किस उपाधि के नाम से बुलाते थे, महाराजा धीराज, राजाओं के राजा को क्या कहते हैं, महाराजा धीराज। परम भट्टारक, परमेश्वर को हम भगवान भी कहते हैं। त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब तीनों भुवनों के स्वामी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट का नोट आप बना सकते हैं। केंद्रीय शासन राजा की अधिकारी, राजा की जो अधिकारी हैं उनको क्या क्या नाम से जाना जाता था, संधि विग्रहिक विदेशी विभाग का प्रधान, अक्ष पट्टालिका आर्थिक या राजस्व मंत्री, भांडागारिक राजकीय भंडार का अधिकारी, महादंड नायक पुलिस विभाग का अधिकारी आदि। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पढ़ा। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। तो राजा लोग क्या करते थे, ब्राह्मणों को बच्चों भूमि जो है वह अनुदान में देते थे। ये ताम पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये ब्राह्मण शासकों के लिए यज्ञ करते थे। वे शासकों के लिए वंशावली भी तैयार करते थे, जिससे यह दिखाने का प्रयास करते थे कि शासक किस प्रकार से पुराने और वैभवशाली शासक परिवारों से संबंधित है। तो ब्राह्मण उनके लिए यज्ञ करते थे और वंशावली भी तैयार करते थे, मतलब उनको दिखाते थे करके कि किस प्रकार पुराने और वैभवशाली शासक परिवार से संबंधित है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कन्नौज के लिए संघर्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। कौन कौन सा 3 महत्वपूर्ण शक्तियां बच्चों हमने पढ़ा, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश। यही 3 महाशक्तियां जो अभी हमने पढ़ा है, तो इन्हीं का क्या हुआ बच्चों, उदय हुआ था। ठीक है, इनका क्या हुआ था बच्चों, उदय, मतलब ये आए थे। ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी मध्य एवं पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। ठीक है, इसे जरूर अंडरलाइन करिएगा। मध्य एवं पश्चिम बंगाल के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। अपने अपने क्षेत्र में सभी ने लंबे समय तक राज किया, किंतु इन सब का अधिकांश समय आपसी संघर्ष में बीता। इस संघर्ष का अखाड़ा कन्नौज बना। आइए इस पर गौर की, कन्नौज आखिर क्यों इनके संघर्ष का केंद्र बिंदु बना। मतलब ये जो तीनों राजवंश थे बच्चों, ये जो तीनों राजवंश थे, ये क्या चाहते थे, कन्नौज को हड़प, मतलब कन्नौज पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तीनों ही क्या चाहते थे, कन्नौज पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। क्यों कन्नौज पर अधिकार जमाना चाहते थे, चलिए इसको बारे में गौर करते हैं। जैसा कि कक्षा 6 में आपने पढ़ा था, कन्नौज हर्ष की राजधानी और उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। ठीक है,
उत्तर भारत का नगर था। जो इस नगर पर अधिकार कर लेता वह उत्तर भारत के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था। ठीक है, तो मतलब जो इस उत्तर भारत पे मतलब अपना अधिकार जमा लेता था बच्चों, उसे क्या माना जाता था, उस उत्तर भारत का क्या माना जाता था, राजा के रूप में प्रतिष्ठित। मतलब बहुत उसको प्रतिष्ठा मिलती थी, बहुत उसको सम्मान मिलता था कि वह वहां का राजा है। तो एक यह कारण था कि ये तीनों चाहते थे कि कन्नौज हमारा अधिकार हो। दूसरा बात है, पालों के लिए मध्य भारत तथा पंजाब और प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से बेहतर नियंत्रण हो सकता था। ठीक है, तो गंगा के मैदान, जो गंगा का जो मैदान था वहां पहुंचने के लिए जो कन्नौज जो है उससे उनका नियंत्रण हो सकता था। ठीक है, कन्नौज गंगा के तट पर स्थित होने के कारण, क्यों, क्योंकि कन्नौज जो नगर था बच्चों वो गंगा के किनारे स्थित था। ठीक है, तो कन्नौज गंगा के तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत की मध्य महत्वपूर्ण कड़ी था। तो गंगा के किनारे कन्नौज था और वहां पे इनका अधिकार कन्नौज पे हो जाने से क्या था, नदी से, गंगा तट के नदी से जो है जो व्यापार होता था बच्चों, व्यापार की दृष्टि से उनका जो कन्नौज था वह काफी महत्वपूर्ण था। तीनों राज्य इस संघर्ष में लगे रहे और बारी बारी से इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इतिहासकारों ने इसे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय, तीनों पक्षों का संघर्ष कहा है। क्या कहा है बच्चों, त्रिपक्षीय, तीनों पक्षों का संघर्ष। तो तीनों पक्षों का संघर्ष, तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, बारी बारी से इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। क्या किया, बारी बारी से इन्होंने कन्नौज पर क्या कर लिया था बच्चों, अधिकार कर लिया। अधिकार मतलब उसे प्राप्त कर लिया था। आप सोच रहे होंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी कौन हुआ। अब बात यह आती कि तीनों ने तो अधिकार कर लिया, जब तीनों इस संघर्ष के लड़े थे तो जीता कौन। ठीक है, कौन जीता, तो कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले तीनों शक्तियां परस्पर युद्ध करते करते थक गए थे। तो ये क्या कर रहे थे बच्चों, कन्नौज को पाने के लिए तीनों महाशक्तिशाली गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और जो बंगाल के पाल थे, ये लोग क्या किए थे, ये थक गए थे, युद्ध करते करते ये थक गए थे। वे आपस के युद्धों में इतने व्यस्त हो गए कि उनको ये कोई पता नहीं चला कि वे कितने कमजोर हो गए। ठीक है, आपस में ही तीनों शक्तिशाली, ये लोग तीनों जो राजवंश थे आपस में ही क्या कर रहे थे बच्चों, कन्नौज के लिए लड़ाई कर रहे थे। और लड़ाई करते करते ये आपस में ही अपने आप धीरे धीरे क्या हो गए बच्चों, कमजोर हो गए। उनकी शक्ति लगभग एक समान थी और वे मुख्यतः विशाल सेनाओं पर निर्भर करती थी। ठीक है, इन सेनाओं का खर्च उठाने के लिए आवश्यक स्रोत भी एक समान थे। मतलब उनकी शक्तियां, जो तीनों की शक्तियां जो थी बच्चों वो लगभग एक समान थी और तीनों के पास जो सेना था वो भी लगभग क्या था बच्चों, एक समान था। इनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सैन्य अभियानों में खर्च हो गया। तो उनका जो पैसा था, राजस्व जो था, पैसा था बच्चों, इस संघर्ष में कन्नौज के लिए जो संघर्ष किया तो बहुत पैसा इनका खर्च हो गया। हमेशा संघर्ष में लगे रहने के कारण इनका ध्यान अपने सामंतों से हट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हो गया बच्चों, हमेशा मतलब कन्नौज के लिए संघर्ष इतना करते रहे कि इनके जो सामंत थे, सामंत मतलब इनके जो ऐसे राजा जो अपना राज्य हार गए थे और कुछ शर्तों पे उन्हें उनका राज्य लौटा दिया गया जिसे सामंत कहा जाता था, वो इनका सामंतों पे से ध्यान हट गया। अवसर का लाभ उठाकर धीरे धीरे इन सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। मतलब ये जो सामंत थे पहले बच्चों, ये इनके अंदर काम करते थे, ये इनके अंदर आते थे और इनको इनका सेवक कहा जाता था सामंत को। लेकिन ये तीनों राजवंशों का संघर्ष जो कन्नौज के लिए कर रहे थे, करते करते ये सामंत जो है क्या किए बच्चों, धीरे धीरे अपने आप को क्या कर लिए, स्वतंत्र हो गए। वो सामंत जो क्या हो गए, आजाद हो गए। सामंतों की अवज्ञा और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण के आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमजोर कर दिया। मतलब सामंत का अनादर होने लगा। अवज्ञा मतलब अनादर होना। ठीक है, तो सामंत का अनादर होने लगा और आक्रमण होने लगा उत्तरी भारत पर, और आक्रमण होने की वजह से भारत जो है बच्चों क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है, जब उन पर उत्तर पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण हुआ तब वे सही ढंग से अपनी रक्षा ना कर सके। ठीक है, क्या कर सके बच्चों, ये सामंत जो अपनी रक्षा नहीं कर पाए। इन आक्रमण करने वालों में सबसे पहला महमूद गजनवी था। ठीक है, तो तुर्कों से आक्रमण हुआ था और इन आक्रमण में सबसे पहला किसने आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था।
इससे पहले कि हम आक्रमणों का अध्ययन करें, इस विषय में जानना आवश्यक है कि उस समय भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या थी। तब हम थोड़ा सा जानकारी पाएंगे कि राजनीति, जो राजाओं का जो राजनीति था, और जो सामाजिक मतलब उनका समाज में क्या स्थिति था, इस पर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इससे पहले कि उस समय संपूर्ण प्रायद्वीप अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। कितने राज्यों में बच्चे? बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा था। इनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। उत्तरी भारत में हिंदूशाही, कन्नौज, कलिंजर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल, कश्मीर इत्यादि कुछ प्रमुख राज्य थे। कौन कौन से उत्तरी भारत में कौन कौन से राज्य थे बच्चों? देखिए, पूरे राज्य जो थे ये सारे उत्तरी भारत के राज्य थे। ठीक है, इनमें कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें एक रखकर योग्य नेतृत्व प्रदान कर सके। राजनीतिक एकता के अभाव में सामंतीकरण की प्रक्रिया भी जारी रही। सामंतीकरण मतलब जो सामंत बनाना, जैसे सामंत के बारे में जो हमने बताया बच्चों, सामंत किसे कहते थे, तो इसी को सामंत बनते गए और सामंत बनने की प्रक्रिया चालू रही, इसे हम सामंतीकरण कहते हैं। ठीक है, एक केंद्र राज्य के अंतर्गत अनेक छोटे बड़े सामंतों का अस्तित्व था। ये सामंत अपनी क्षेत्रीय चेतना तथा सैनिक शक्ति द्वारा केंद्र सत्ता को कमजोर करने का अवसर तलाशते रहते थे। यद्यपि राजपूत उस समय उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे, तो राजपूत जो थे क्या बच्चों थे? उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे, पर उनकी कुछ अपनी कमजोरियां थी। राजपूतों में युद्ध का गौरवपूर्ण रूप प्रदान करना किया गया था। प्राय शासक अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपस में ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। तो राजपूत की सबसे बड़ी कमी थी कि अपने आप को, अपनी सम्मान की रक्षा करने के लिए क्या करते थे बच्चों? हमेशा युद्ध के लिए तत्पर, हमेशा तैयार रहते थे। ठीक है, इन राज्यों में बाहरी आक्रमणकारियों का मिलकर सामना करने की भावना नहीं के बराबर थी। मतलब राजपूत जो थे अपने मान सम्मान के लिए आपस में ही लड़ते थे। ठीक है, और जो बाहर से आक्रमणकारी थे उनसे मिलकर सामना करना वो नहीं करते थे, मतलब न के बराबर था। इसके अतिरिक्त दो मुस्लिम राज्य भी थे, मुल्तान का राज्य जिसमें शियाओं का प्रभुत्व था, और मंसूरा का राज्य जिसमें अरब वंशी शासक थे। तो हमने देखे मानचित्र में भी पढ़ा था, मुल्तान का राज्य और मंसूर का राज्य, ठीक है, अरब वंशी थे और इसमें शियाओं का प्रमुख था। चलिए आगे देखते हैं। तुर्क आगमन के समय भारत की सामाजिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। जब तुर्क लोग आए थे, आगमन मतलब आए थे, तो भारत की जो सामाजिक स्थिति थी वो बच्चों अच्छी नहीं थी। तत्कालीन समाज में शासक वर्ग, सैनिक एवं आम जनता में तालमेल का अभाव था। मतलब शासक वर्ग मतलब जो शासन करता था, और जो उनके सैनिक थे और जो जनता थी, उनके बीच में जो तालमेल था, मतलब जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था। राजा और जनता के बीच दूरी काफी अधिक थी। तो राजा और जनता के बीच क्या था बच्चों? बहुत दूरी था। प्रशासन तथा सेना के कुछ पदों पर ब्राह्मणों तथा राजपूतों की अधिकांश नियुक्तियां वंशानुगत होती गईं। तो क्या हो गया बच्चों? राजा के और जनता के बीच में काफी दूरी था। इसकी वजह से क्या हुआ? ब्राह्मण तथा राजपूतों की अधिकांश नियुक्तियां वंशानुगत होती गई। वंशानुगत होती गई मतलब राजपूत के घराने के लोग और ब्राह्मण के घर के लोग ही, यानी ब्राह्मण और राजपूत ही वहां के जो है नियुक्तियां, मतलब वहां पे जो भी नियुक्ति होती थी, जो भी लोग काम करते थे, तो ब्राह्मण होते थे या तो राजपूत ही होते थे। ठीक है, इनमें एक और तो अन्य वर्ग जाति के लोग राज्य के प्रति उदासीन होते गए, और दूसरी ओर अयोग्य व्यक्ति भी उत्तराधिकारी के रूप में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करने लगे। तो क्या हो गया बच्चों? लोग को ये लगने लगा कि जो भी नियुक्तियां होती है तो ब्राह्मण होते हैं या तो राजपूत होते हैं। तो आम जनता जो है वो निराश हो गई। ठीक है, क्या हुआ बच्चों? आम जनता जो है वो उदास हो गई, निराश हो गई। और जो उच्च प्रशासनिक पद, मतलब जो भी इनके लोग थे ब्राह्मण और राजपूत, वो ही जो है उच्च प्रशासनिक पद, मतलब किसी पद पर जो आते थे वो आम जनता से लोग नहीं आते थे, राजपूत और ब्राह्मण घराने के लोग ही आते थे, मतलब जातिवादी थी। समाज का हर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता था। देश जैसी व्यापक अवधारणा से आम लोग परिचित नहीं थे। शासकों के बदल जाने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में निम्न वर्ग में संकट के समय में राज्य के लिए कुछ कर सकने की भावना नहीं के बराबर थी। मतलब अगर राज्य संकट में पड़ जाए तो लोग उसके बारे में नहीं सोचते थे। इस काल में परंपरागत चार मुख्य वर्ण अर्थात
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त अनेक उपजातियां एवं नई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। तो अन्य प्रमुख जाति क्या थी बच्चों? 4 ही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और बहुत सारी उपजातियां और नई जातियां क्या हो गई बच्चों? उसका प्रादुर्भाव मतलब उसका प्रभाव जो है बहुत ही खराब हुआ। वर्ण व्यवस्था ने लोगों को विचारधारा को संकुचित कर दिया और उसमें बाहरी आदान प्रदान के लिए स्थान न रहा। वर्ण व्यवस्था मतलब जो हिंदू समाज था वो क्या किए थे कि जो है सामाजिक बंटवारा कर दिए थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग में बांट दिए थे। यही 4 वर्ण में बांट दिए थे, इसी को हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसा कि तारीखे हिंद के लेखक अल बेरूनी ने संकेत दिया, ठीक है, संकेत किया, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है तथा अन्य कहीं भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं है। तो अल बेरूनी ने संकेत दिया था कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने अपने कथन में लिखा था कि हिंदू के लोग ये विश्वास करते थे कि हमारे भारत के जैसा कोई भी देश नहीं है, हमारे भारत के जैसा कोई भी राष्ट्र नहीं है, कोई राजा नहीं है और कोई राजा उनके राजा के समान, माने कोई दूसरा राजा भारत के राजा के समान नहीं है तथा अन्य कहीं भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा महमूद गजनवी के पहले तक। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग महमूद गजनवी, महमूद गौरी, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है चोल प्रशासन, ग्राम स्वशासन, भव्य मंदिर, कृषि और सिंचाई, ठीक है, और पाल वंश के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।